नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। राम राम। आज फिर से आपके लिए कक्षा 11वीं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली सीरीज के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें जो आगे के 61वां प्रश्न है वहाँ से फिर से चालू करेंगे। बाकी जो पिछला वीडियो है 60 प्रश्न का वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से 100% आने की पूरी संभावना है। तो चलिए चलते हैं आगे अगले सीरीज के आधार पे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 61 है, पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित कोई 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है छत्रकशिला, जुगैन, यारडाग, हिंसेलबर्ग। ये 4 प्रकार की पवन अपर्दन के द्वारा क्या होती है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये आईएमपी प्रश्न है, आने की पूरी संभावना वाला प्रश्न है। प्रश्न 62, वायुमंडल में धूल कणों के नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में धूल कणों के न होने से पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की तरह ठंडा होने लगता है। वायुमंडल में मौजूद धूल के कण पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा को कम कर देते हैं और इस प्रकार पृथ्वी का तापमान कम कर देते हैं। तो अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, जो वहाँ का वातावरण है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा और पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुँचता है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है, धूल कणों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सभी परतों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास का संस्तर है। किसके पास का है, जो पृथ्वी है, धरातल है, उसके पास का संस्तर है। इसमें अन्य गैसों के साथ धूलकण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प के सघनित होने से मेघों का निर्माण होता है तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाता है। तो इसीलिए क्षोभ मंडल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत या संस्तर माना जाता है। अगला प्रश्न है 65, पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कौन से घाट की, पूर्वी घाट की। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट उत्तर ओडिशा में महानदी से दक्षिण तमिलनाडु में वेंगई नदी तक लगभग 1131 किलोमीटर तक फैला है और इसकी चौड़ाई 100 और 200 किलोमीटर के बीच है। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 से 200 किलोमीटर चौड़ी। पहाड़ों की ये श्रृंखलाएँ बद्ध है, मतलब कैसे है, पहाड़ों से घुरा हुआ या घिरा हुआ है, क्योंकि वे 4 प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, मतलब इन 4 नदियों के द्वारा क्या है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, नष्ट और कटी हुई है। मतलब इन 4 नदियों के आधार पे जो हमारा पूर्वी घाट है वो इससे कटा हुआ है, नष्ट हुआ है या बाधित हुआ है या टूटा विखंडित हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 66, जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। किसके, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय हैं। पहला, जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकना। दूसरा, अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक विकास करना। तीसरा, पर्यावरण में प्रदूषण तत्वों का स्तर कम करना और वनों की
कटाई पर सख्ती से रोक लगाना। तो ये उपाय हम करेंगे तो जैव विविधता संरक्षण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 67। पारितंत्र में अपघटक की भूमिका को लिखिए। किसके? अपघटक की। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये अपघटित करके उसको कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 68। भारत में बाढ़ आने के कोई दो कारण लिखिए। कहाँ पे? भारत हमारा देश है और वहाँ पे बाढ़ आने के दो कारण लिखना है। उत्तर हो जाएगा बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो मानव बस्तियों के प्रभाव से नहरों में पानी के बढ़ने के कारण होती है। बाढ़ के मुख्य कारणों में लंबी अवधि के लिए भारी वर्षा और उच्च बाढ़ निर्वहन के लिए नदियों की अपर्याप्त क्षमता शामिल है। मतलब बाढ़ किस किस कारण से आ सकती है? एक तो लंबी अवधि में भारी वर्षा और दूसरा क्या है? जो नदियों की अपर्याप्त क्षमता है, मतलब पानी की बहने की अपर्याप्त क्षमता। इन दो कारणों से क्या होती है? बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण भी बाढ़ आ सकती है जिससे नदियों में बाधा उत्पन्न होती है और चक्रवात और आंधी तूफान आते हैं। तो इसी आधार पे बाढ़ आने के भारत में दो कारण हो जाएंगे। प्रश्न 69। बाढ़ को रोकने के दो उपाय लिखिए। किसको रोकने के? बाढ़ को रोकने के कुछ उपाय हैं। पहला, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में जलाशय बनाना। दूसरा, सहायक नदियों और धाराओं पर छोटे छोटे बांध बनाना। तीसरा हो जाएगा नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करना और नदी के किनारे पर ऊंचे बांध बनाना। तो ये सभी उपाय करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27। भौतिक भूगोल के कोई दो महत्व लिखिए। किसके? भौतिक भूगोल के। तो भौतिक भूगोल के ये दो महत्व हैं। पहला, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को समझने में मदद करता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ज़रूरी है। मतलब किस किस के लिए? एक तो पर्यावरण को समझने के लिए और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन की, उनको आगे तक हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो इस आधार पे ये दो इसके महत्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। जोवियन और पार्थिव ग्रहों में अंतर लिखिए। किसमें? जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह। जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रहों में कुछ अंतर ये हैं। पहला अंतर है पार्थिव ग्रह ठोस सतहों से बने होते हैं जबकि जोवियन ग्रह गैसीय सतहों से बने होते हैं। तो पहला अंतर क्या है इसमें? ठोस और गैस के आधार पे। दूसरा, जोवियन ग्रह स्थलीय ग्रह की तुलना में बड़े और अधिक विशाल होते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत नज़दीक बने होते हैं। तो इसमें किसके आधार पे है? स्थलीय ग्रह की तुलना में बड़े हैं और पार्थिव ग्रह हैं वो कैसे हैं? तारे जैसे छोटे होते हैं। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी पर हुई है। मतलब जोवियन ग्रह है उसकी दूरी कैसी है? बहुत दूर है, अधिक दूर है। दोस्तों, आगे भी ऐसे प्रश्नों को आप अगर देखना चाहते हैं जो कक्षा 11वीं से संबंधित है या भूगोल विषय से संबंधित है तो इन प्रश्नों को आप YouTube चैनल में
सर्च बार में जाकर टाइप करें ट्राइबल स्टडी हब, तो उसमें हमारा चैनल खुलेगा, जिसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर कक्षा 11वीं में जाओगे तो उसमें पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसको आप देखकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, और साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। और हम भी इस चैनल के माध्यम से आप तक बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को ढूंढकर उसके उत्तर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72, अनाच्छादन किसे कहते हैं? क्या अनाच्छादन किसे कहते हैं, समझाइए। अनाच्छादन वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें गतिमान पानी, बर्फ, हवा और लहरें पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देती है, जिससे ऊंचाई में कमी आती है और भू आकृतियाँ और परिदृश्यों में राहत मिलती है। मतलब क्या होता है, अनाच्छादन मतलब जो उसकी परत है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती है, और उसी को क्या कहा जाता है, अनाच्छादन। प्रश्न 73, हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित कोई 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमनद के अपर्दनात्मक स्थल रूप, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क तथा हिमगहर, अरेट या तीक्ष्ण कटक, हार्न या गिरी सुरंग एवं पुच्छ, भेड़पीठ सेल या रोशमुटानी, हिम सोपान, फियार्ड आदि। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्थलाकृतियाँ हैं जो किससे बनती है, हिमानी के द्वारा बनते। तो इसमें मुख्य है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी और आपका गिरिशरण या भेड़पीठ या फियर्ड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 74, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौसम का निर्धारण वर्ष के एक विशिष्ट समय के दौरान मौसम में होने वाले परिवर्तन से होता है। इसके विपरीत जलवायु लंबी अवधि में वायुमंडल का व्यवहार है। इस प्रकार मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर भी अवधि का माप है। मतलब क्या है, जो थोड़े समय के लिए या पल पल परिवर्तित होता रहता है उसको क्या बोलते हैं, मौसम कहा जाता है। जबकि जलवायु क्या है, एक लंबी अवधि है या वो उसका समय लंबा होता है। तो यही इसमें एक ही अंतर है, किसका, अवधि का। प्रश्न 75, पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का क्या महत्व है, लिखिए। तो उत्तर है, ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें समताप मंडल कहा जाता है। मतलब उसको क्या कहा जाता है, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। यह लेयर 3 mm की होती है, जो पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर ये किरणें सीधी धरती पर आ जाएगी तो इससे समुद्री जीव खत्म होने के साथ ही मनुष्य में कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जन्म लेगी। तो ओजोन परत की एक क्या है, 3 mm की होती है, एक परत होती है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को ये रोकती है और हमारी मानव जीवन की या फिर जितने भी जीव है, जलीय जीव हैं, उनकी भी रक्षा करती है। प्रश्न 76,
जैव विविधता के ह्रास के कोई दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना, आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, अविश्वास एवं अज्ञानता आदि जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जाता है या उनको नष्ट करने से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है या पर्यावरण प्रदूषण होता है या प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी जैव विविधता को ह्रास होता है। प्रश्न 77, बांगर से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा बांगर भूमि के उस ऊंचे हिस्से को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यह कम उपजाऊ होती है। बांगर क्षेत्र नदी से दूर होते हैं, यहाँ की मिट्टी में बदलाव नहीं होता है और काफ़ी पुरानी होती है। मतलब जो पुरानी भूमि है या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और ये ऊंचे हिस्से होते हैं भूमि से बहुत ऊपर, और यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। प्रश्न 78, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी किस द्वीप व खाड़ी में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग गलती होने के कारण खादी हो गया है, तो किस द्वीप और खाड़ी में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्व में स्थित है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। यह द्वीप लगभग 3000 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में फैला है। बेरन द्वीप ज्वालामुखी का नवीनतम विस्फोट 2017 में हुआ था। यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। मतलब कैसा है, जागृत, मतलब बार बार वहाँ से लावा निकलता रहता है। प्रश्न 79, भारत में बाढ़ कौन कौन सी नदियों में सबसे अधिक आती है? तो इसमें क्या पूछा गया है, नदियाँ जहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ें आती है। तो भारत में बाढ़ सबसे ज़्यादा इन नदियों में आती है। पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है गंगा, तीसरी रावी, चौथी यमुना, साहिबी, गंडक, सतलज, घंगर, कोसी, तीस्ता, महानंदा। इन नदियों में क्या है, बार बार बाढ़ या सबसे अधिक बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बताइए। इसका उत्तर है यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में, मतलब भूमध्य रेखा का उत्तर में, और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व पर स्थित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81, भारत के पड़ोसी देशों के नाम एवं उनकी दिशाओं को स्थिति भी लिखिए। तो मतलब दिशाओं के आधार पे यहाँ पे देशों, पड़ोसी देशों के नाम बताना है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। कहाँ पे, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव। तो ये इस आधार पे आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये सभी में 7 पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है 82, भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए।
इसका उत्तर हो जाएगा भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और सामरिक भूगोल। ये इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। इनमें से प्रमुख है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और उसके बाद बाकी ये इससे रिलेटिव शाखाएं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, भूगोल के अध्ययन के उपागम कितने हैं, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूगोल में दो प्रमुख उपागम हैं, पहला क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक। ये दो उपागम हैं जिसके आधार पर क्या किया जाता है, भूगोल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 84, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन, समुद्री तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक की जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपी तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी का निकले पदार्थ या समुद्र तलीय छेदन, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। प्रश्न नंबर 85, प्राथमिक तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तरंगों या पी तरंगों की 3 विशेषताएं ये है। पहली है, ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। दूसरी, ये तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। तीसरा, इनका वेग ठोस, तरल और गैस में क्रमशः कम होता जाता है, मतलब गति धीरे धीरे कम होती है। चौथी विशेषता, इनकी गति सबसे तेज और तीव्रता से कम होती है, मतलब जिस गति से जाती है उतनी गति से कम भी होती है। अगला प्रश्न 86, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए किन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवेधन, खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं जैसे गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूपटपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। मतलब पृथ्वी के अंदर की स्थिति या आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए क्या किया गया है, प्रवेधन या होल किया है। और इस प्रकार सबसे गहरा जो प्रवेधन किया गया है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक क्या किया गया है, प्रवेधन किया गया है। प्रश्न 87, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए सर्वाधिक गहरा प्रवेधन कहाँ एवं कितनी गहराई पर किया गया है। तो इसका उत्तर जैसे अभी आपको हमने बताया है, कहाँ पे किया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण न होने की वजह से इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,378 किलोमीटर है। अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। मतलब जैसे अगर इसकी बात की जाए तो जो कुल इसका क्या है, त्रिज्या कितनी है, 6,378 है, उसमें 12 किलोमीटर की गहराई को क्या कर लिया है, लगभग खुदाई करके इसके प्रवेधन किया गया था। प्रश्न 88, हमारे देश के समुद्री तट किन देशों से व्यापार को प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के समुद्री तट इन देशों से व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका,
दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा चीन, चौथा हांगकांग, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर आदि। इन देशों को क्या करते हैं, समुद्र तट के आधार पे व्यापार को आधार पे प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न 89, जलमंडल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलमंडल में पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का अध्ययन किया जाता है। इसमें महासागर, झीलें, नदियाँ, भूजल, वायुमंडल में मौजूद जल, वाष्प और भूमिगत जल शामिल है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं शामिल है, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प आदि। प्रश्न 90, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है या जाना जाता है। यह मेखला रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलती है, जहाँ पर दो प्लेटों के अपसरण के कारण दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव एस्थीनोस्फीयर तक होता है, जहाँ से पेरिडोटाइट तथा बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। मतलब क्या है, ये एक कटक है या उसके आधार पर ये मध्य महासागरीय चीज़ें हैं, दो प्लेटें हैं जो क्या है आपस में जुड़ी हुई है और इसमें दरार या भ्रंशन के कारण क्या होता रहता है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हुआ करती हैं और इसके ऊपर क्या है, जो मैग्मा के द्वारा बने बेसाल्ट हैं वो ऊपर उठते रहते हैं। प्रश्न 91, भारत की सीमा के अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितने मील फैला हुआ है? मतलब आगे तक कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की सीमा आगे समुद्र में 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक समुद्री मील की लंबाई 1.824 किलोमीटर की होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समुद्र तट से अंदर तक कहाँ तक भारत का सीमा क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र होता है। प्रश्न 92, भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लगभग 1997 मील और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर लगभग कितना हो जाएगा 1822 मील है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगभग 9,445 मील और समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर लगभग 4,671 मील है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की क्या है पूरी दूरी लंबाई है। प्रश्न 93, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कैसा है, आगे है। अगला प्रश्न है 94, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये पूरी तरह से मानसून पवनों से प्रभावित है। भारत में 12 महीने जलवायु बदलती रहती है। भारत में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मतलब इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये भारत की जलवायु कैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
अगला प्रश्न 95, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली ज्वालामुखीय और भूकंपीय श्रृंखला है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 96, महासागरीय जल में डूबी हुई धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागरीय कटक है। यह एक सतत पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया के महासागरों में 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैली हुई है। मध्य महासागरीय कटक का निर्माण टेक्टो की गति से हुआ है। मतलब उस कटक या उस श्रृंखला का नाम क्या है? मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। प्रश्न 97, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं दो दर्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ दर्रों के नाम ये हैं। तो इसमें पहला है जोजिला दर्रा, दूसरा है पीर पंजाल दर्रा, तीसरा रोहतांग दर्रा, चौथा है लाचा दर्रा और पांचवा है बुर्जिल्ला दर्रा। अगला प्रश्न 98, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों सहित कितने किलोमीटर है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत की कुल तटरेखा द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि की तटरेखा 5,422.6 किलोमीटर और द्वीपों की तटरेखा 1,197 किलोमीटर है। तो इसमें अलग अलग या दोनों को मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न 99, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इसका मुख्य कारण है सर्दियों में सबसे अधिक महीने का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है -48 डिग्री, और गर्मियों के में कोष्ण महासागरीय धाराएं बहती है। इससे सबसे गर्म महीने का औसत तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। साइबेरियाई मैदानों की जलवायु महाद्वीपीय है क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है। साइबेरिया की स्थिति आर्कटिक वृत्त के ऊपर में है। तो मतलब क्या है? ये महाद्वीपीय स्थिति समुद्र से दूर होने के कारण इसका तापमान कभी कभी शून्य से नीचे चले जाता है और कभी कभी इसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, और इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है? वार्षिक तापांतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 100, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों, धूलकण और जलवाष्प की एक पतली परत है। यह अंतरिक्ष और जीवमंडल के बीच एक संरक्षात्मक सीमा बनाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो क्या है वायुमंडल? एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों या धूलकण या जलवाष्प की एक पतली परत है जो क्या है? हमारे पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है? इससे जुड़ा हुआ है। प्रश्न 101, सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 वर्गों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब जिससे पृथ्वी की परपट्टी बनी है उनमें
जो खनिज पदार्थ हैं और उसके प्राकृतिक पिंड को, मतलब प्रकृति के द्वारा जो पिंड बना है उसी को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो ये इसके 3 प्रकार हो जाएंगे और उसके आधार पर इसको क्या कहा जाता ये हो जाएगा। प्रश्न 102, भूगर्भिक तरंगे क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। ये तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती है: पी तरंगे और एस तरंगे। प्रश्न 103, प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसमें पहली है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और दामोदर आदि नदियां हैं। प्रश्न 104, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवाह द्रोणी तंत्र में कई अन्य छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और उस मुख्य नदी में कई सहायक नदी और उप नदियाँ मिलती है और यह एक अपवाह द्रोणी तंत्र बनाता है जो अंत में समुद्र में अपने पानी को प्रवाह करता है। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है। मतलब क्या है, जब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है और उसकी सहायक नदियां मिलकर या उपनदियां मिलकर सभी मिल जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 105, सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। मतलब क्या है? सामाजिक या ग्रामीण विकास के उद्देश्य से क्या करना? वृक्षारोपण करना, उसका संरक्षण करना, प्रबंधन करना या ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना, ये क्या कहलाता है? वहाँ सामाजिक वानिकी कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। प्रश्न 106, वन्यजीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये 2 उपाय किए जा सकते हैं: वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। और चौथा है राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य की स्थापना करना। तो इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रश्न 107, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान है। तीसरा है पीने के पानी की समस्या का समाधान है। पैदावार में बढ़ोतरी, किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी और सिंचित क्षेत्र में विस्तार हो गए। तो ये सामाजिक और आर्थिक के आधार पर लाभ हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकते हैं, इसलिए नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न, भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप के कुछ प्रकार ये हैं: सामान्य भूकंप, ये भूकंप पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर तक रहते हैं। मध्य स्तर का भूकंप, ये भूकंप पृथ्वी के अंदर 400 किलोमीटर तक रहते हैं।
और तीव्र गति का भूकंप, ये भूकंप पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक रहते हैं। तो इस आधार पे इसके क्या है, ये प्रकार हैं। 200 किलोमीटर तक को क्या बोलते हैं, सामान्य भूकंप, 400 को मध्यम, और उससे अधिक हो तो उसको क्या है बोलते हैं, तीव्र गति का भूकंप कहा जाता है। प्रश्न 109, वर्षण वर्षा के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब वर्षण पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को मुख्यतया 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवातीय वर्षा। प्रश्न 110, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की उच्चतम मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे, वायु द्वारा ग्रहण या धारण करने वाले वाष्प की उच्चतम मात्रा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। प्रश्न 111, ओस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ओस वातावरण में मौजूद वाष्प का वह रूप है जो जमकर जल बिंदु अथवा छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिरता है। ओस जलवाष्प के संघनित होने से बनती है। ओस बनने की प्रक्रिया का संघनन से सीधा जुड़ाव है। प्रश्न 112, करेवा क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, कश्मीर की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहा जाता है। कश्मीरी भाषा में करेवा का अर्थ है ऊपर उठी हुई भूमि है। ये चपटे शिखर वाले टीले कश्मीर घाटी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। कश्मीर घाटी को चारों ओर से घेरे हुए टीले हैं और इनको क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। प्रश्न 113, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 14, विभेदन प्रक्रिया से क्या आशय है। पृथ्वी की उत्पत्ति में स्थलमंडल निर्माण अवस्था के अंतर्गत हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। मतलब क्या है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या स्थलमंडल का निर्माण हुआ है, तब हल्के और भारी पदार्थ क्या हो गए, पृथक पृथक होने लगे और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए हैं। प्रश्न 115, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख बलों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। वेगनर के मुताबिक महाद्वीपीय विस्थापन के लिए 2 बल जिम्मेदार थे। पहला ध्रुवीय फ्लाइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ा है, वहीं ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण होता है। ज्वारीय बल की वजह से ही महासागरों में ज्वार आता है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, ध्रुवीय फ्लाइंग बल, और दूसरा ज्वारीय बल। प्रश्न 116, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की सतह 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में बटी हुई है। मतलब इसको 7 प्रमुख प्लेटों में और 8 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। और इसी आधार पे हमारे जो 7 प्लेटें हैं उनमें 7 महाद्वीप हैं। इन प्रमुख प्लेटों के नाम ये है, पहली प्लेट है अफ्रीकी प्लेट,
दूसरी प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट, तीसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, चौथी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पांचवी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, छठी प्रशांत प्लेट और सातवीं है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं जिसके आधार पर क्या किया गया है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न 117, क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है। अपक्षय जलवायु, चट्टान की संरचना तथा जैविक तत्वों पर निर्भर होता है। कालांतर में ये सभी कारक मिलकर अपक्षयी प्रावर की मूल विशेषताओं को उत्पन्न करते हैं और मृदा निर्माण के मूल आधार बनते हैं। इसलिए अपक्षय मृदा निर्माण में आवश्यक अनिवार्यता है। मतलब जब तक अपक्षय नहीं होगा तब तक मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। प्रश्न 118, एल्बिडो किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आकाशीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति का माप है। यह 0 से 1 तक के पैमाने पर मापा जाता है। मतलब एल्बिडो किसे कहा जाता है? आकाशीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति का माप ही क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। और इसको 0 से 1 तक क्या करते हैं? मापा जाता है। 0 का मतलब है कि कोई काला शरीर सभी घटना विकिरण को अवशोषित करता है। वहीं 1 का मतलब है कि कोई शरीर सभी घटना विकिरण को दर्शाता है। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती तो उसका एल्बिडो 1 या प्रतिशत में 100% कहा जाता है। अगला प्रश्न 119, पारितंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारितंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र हैं। मतलब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्थलीय, दूसरा जलीय। प्रश्न 120, कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है एवं उसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा महाखंडों का निर्माण किया जाता है जिसे उत्खात भूमि कहा जाता है। और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह आपका कहाँ है? महू के पास जाना पाव पहाड़ियाँ है। महू के पास। ठीक है। अगला प्रश्न है 121, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पर्णपाती है कि 2 विशेषताएं लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। वे उन क्षेत्रों में फैलते हैं जो 70 या 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। पानी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आगे नम और शुष्क प्रणाली में विभाजित किया जाता है। मतलब ये यहाँ पे पाए जाते हैं, पूरे भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं और मानसून वन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अधिकांश 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। पानी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भागों में फिर से क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो इस प्रकार ये आपके लिए हम एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें 1 से 121 तक के प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न या 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर थे।
तो दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे या परीक्षा तक आपकी पूरा तैयारी करवाएं। उसके लिए आपको हमारा एक ही काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको भी लाभ मिल सके और आपके दोस्तों को भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो आपको सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।